दोस्तों, एक पति पत्नी नई चमचमाती कार से अपने ऑफिस जा रहे थे। दोनों एक ही जगह जॉब किया करते थे। रास्ते में बहुत सारा ट्रैफिक सिग्नल पड़ता है, तो जहाँ भी बत्ती लाल होती है वहाँ बहुत सारे बच्चे, कोई गाड़ी साफ करने लगता है, कोई सामान बेचने लगता है, तो कोई उससे पैसा मांगने लगता है। इसी क्रम में दोस्तों, आदर्श नगर से पहले एक ट्रैफिक सिग्नल था। वहाँ एक प्यारा सा भोला सा बच्चा रहता था जिसकी उम्र महज 10 वर्ष थी। वो कोई न कोई सामान डेली बेचा करता था। जो पति पत्नी थे, सीमा और संजय, सीमा को वो बच्चा बहुत ही प्यारा लगता है। जैसे ही ट्रैफिक सिग्नल लाल होता था वहाँ रुकती थी, उस बच्चे से जरूर बात करती थी। और एक दिन बच्चे का एक्सीडेंट हो जाता है और जैसे ही ये बात सीमा को पता चलती है कि वो बच्चा कोई और नहीं, उसका अपना ही बेटा था, जो कि 8 साल पहले किसी कारणवश वो छोड़ने पर मजबूर हो गई थी और अपनी पुरानी सास के पास उसे छोड़ के आई थी। दोस्तों, उसका दिल कांप उठता है और जब ये बात उसके पति को पता चलती है दोस्तों, तो भूचाल ही आ जाता है। आखिर क्या मजबूरी थी सीमा की, जो कि अपने ही जिगर का टुकड़ा, अपने ही बच्चे को छोड़ दी थी। फिर उसे कैसे पता चलता है कि यही उसका बेटा है? फिर उसके पति ने क्या किया? इन सब सवालों का जवाब पाने के लिए दोस्तों ये वीडियो पूरा देखना पड़ेगा। बड़ा ही इमोशनल वीडियो है जो आपकी आंखों से आंसू ला देगा। बहुत ही पारिवारिक वीडियो दोस्तों। आइए दोस्तों पूरी कहानी जानते हैं विस्तार से। दोस्तों, एक कहानी की शुरुआत दिल्ली से होती है। एक पति पत्नी जिनका नाम सीमा और संजय था, आदर्श नगर दिल्ली में रहा करते थे और संगम बिहार में एक कंपनी में जॉब किया करते थे। दोनों एक ही कंपनी में जॉब किया करते थे। दोनों का टाइमिंग भी सेम था, इसलिए दोनों साथ साथ ऑफिस के लिए निकलते थे और साथ साथ ही आया करते थे। आदर्श नगर और संगम बिहार की दूरी 30 किलोमीटर दोस्तों। इस बीच कई रेड सिग्नल पड़ता है, कई ट्रैफिक सिग्नल पड़ता है जहाँ गाड़ियाँ रुकती है। गाड़ियाँ रुकते ही आपको भी पता होगा दोस्तों, बहुत सारे बच्चे आ जाते हैं। कोई भीख मांगता है, कोई कुछ सामान बेचता है, कोई गाड़ी ही साफ करने लगता है और इसके वजह पैसा मांगता है। ऐसे ही दोस्तों एक लाल बत्ती थी संगम बिहार के आसपास, जहाँ छोटे छोटे बच्चे कोई कोई सामान बेचा करते थे। उसी में से एक बच्चा था जिसका नाम था राजू। बड़ा ही प्यारा बच्चा था, बड़ा ही मनमोहक बच्चा था और बड़ी प्यारी प्यारी बातें किया करता था। लेकिन वो कभी भीख नहीं मांगता था, कुछ न कुछ सामान बेच के लोगों से पैसा लिया करता था। दोस्तों, उसकी प्यारी प्यारी बातों में सीमा उलझ जाती है और सीमा उसे मन ही मन बहुत ही दुलार, बहुत ही लाड करती थी। और जब भी अदा कदा गाड़ी वहाँ रुक जाया करता था, उसकी नज़र उस बच्चे राजू को ही ढूंढा करती थी और राजू भी उसका इंतजार किया करता था। और सीमा भी उसे कोई ना कोई सामान खरीद लिया करती थी, बदले में उसे 150 एक्स्ट्रा दे दिया करती थी। बच्चा काफ़ी खुश हो जाया करता था। शुरुआत होती दोस्तों, एक दिन बच्चा बैलून बेच रहा था और रेड सिग्नल पर इसकी कार रुकी हुई थी। बच्चा आके खिड़की ठकठकाता है। सीमा खिड़की खोलती है। अब बोलती बड़े प्यार से, क्या है बेटा? वो बच्चा जिसका नाम राजू था बोलता है, आंटी बैलून खरीद लो आप। सीमा बोलती, मैं बैलून का क्या करूँगी, मैं तो बड़ी हो गई हूँ, बैलून से तो बच्चे खेलते हैं। तो राजू बोलता है कि आंटी अपने प्यारे प्यारे बेटे को दे दीजिएगा। सीमा बोलती है, जब तक बेटा आएगा तब तक ये बैलून फूट जाएगा, क्योंकि सीमा प्रेग्नेंट थी 6 महीने की। 3 महीने बाद उसे प्रसव होना था, इसलिए मजाक मजाक में ये बात वो कह गई थी। लेकिन वो राजू बड़ा ही प्यार से बोलता है, नहीं आंटी, आप अगर इसे फोड़ोगे नहीं तो ये फूटेगा नहीं, अच्छे से रख देना। उसकी मासूम बातें सुनकर सीमा 2 बैलून खरीद लेती है और उसे कुछ एक्स्ट्रा पैसा दे देती है। इसी क्रम में दोस्तों 2-3 दिन बीत जाता है और फिर चौथे दिन सिग्नल रेड हो जाता है। क्योंकि कभी सिग्नल रेड होता था, कभी नहीं होता था, वो निकल जाया करती थी। फिर चौथे दिन सिग्नल रेड होते ही वो लड़का आ जाता है। उस दिन वो बैलून नहीं बेच रहा था, वो पेन बेच रहा था। सीमा उसे ही ढूंढ रही थी। वो बच्चा दौड़ के आता है, बोलता है, आंटी 20 रुपये के 10 पेन है, ले लो ना। सीमा पेन ले लेती है, जबकि उसे पेन का कोई काम नहीं था, फिर भी पेन ले लेती है। उसे 50 नोट पकड़ा देती है। अब पूछती है, आज बैलून नहीं बेच रहे हो, पेन बेच रहे हो? बच्चा बड़ा ही मासूमियत से बोलता है, आंटी बैलून में नुकसान हो जाता है, बैलून फूट जाते हैं। सिग्नल ग्रीन होता है, सीमा निकल जाती है। ऐसे ही दोनों में अच्छा प्यार चल रहा था दोस्तों। और एक दिन रेड बत्ती पर रुकी हुई थी, उसकी निगाहें राजू को ढूंढ रही थी, लेकिन राजू उसे नहीं दिखता है। तभी अगल बगल वाले बच्चे आ जाते हैं, बोलते हैं, आंटी आप राजू को ढूंढ रही हो ना? सीमा बोलती है, हाँ। वो बच्चे बताते हैं कि राजू का बहुत ही भयंकर एक्सीडेंट हो गया है, वो हॉस्पिटल में है। दोस्तों, ये सुनते ही सीमा का कलेजा मुंह में आ जाता है और उन बच्चों से पूछती है कि कैसे हुआ एक्सीडेंट। वो बच्चे बताते हैं कि आंटी पता नहीं, वो कुछ सामान लेकर झुग्गी से बाहर निकल रहा था, एक कार वाले ने उसे जबरदस्त ठोक के भाग गया, अभी वो हॉस्पिटल में पड़ा हुआ है। सीमा बोलती है, क्या तुम मुझे वहाँ तक ले जा सकते हो? बच्चे बोलते हैं, हाँ। दोस्तों, सीमा व्याकुल हो जाती है। वो अपने पति संजय से बोलती है कि संजय, तुम आज ऑफिस चले जाओ अकेले ही और मेरी एप्लीकेशन लगा देना, आज मैं नहीं आ पाऊंगी, मैं देख के आती हूँ। संजय बोलता है, ठीक है जाओ, जैसा होगा मुझे फ़ोन करना। सीमा वहाँ उतर जाती है, उन छोटे छोटे बच्चों को लेकर एक ऑटो पर बैठकर जाती है झुग्गी में
जो कि संगम बिहार के आसपास ही पड़ता था। बच्चे उसे झुग्गी में लेके जाते हैं और दिखाते हैं कि यही राजू का घर है। जैसे ही वो घर में प्रवेश करती दोस्तों, वहाँ एक बूढ़ी औरत बैठी हुई थी। बूढ़ी औरत को देखकर सीमा का पैर दरवाजे पर ठिठक जाता है, क्योंकि ये बूढ़ी औरत को पहचान रही थी। और बूढ़ी औरत भी जैसे ही सीमा को देखती है, दहाड़े मार मार कर रोने लगती है और जोर जोर से रोते रोते बोलती है कि बेटा सीमा, मैं तुम्हारी बेटे को नहीं बचा पाई, मैं रंजन को नहीं बचा पाई। दोस्तों ये सुनते ही सीमा दौड़कर उस बूढ़ी महिला से लिपट जाती है। बोलती, माँ जी आप ये क्या बोल रही हैं? जिसका एक्सीडेंट हुआ है राजू का, क्या वो हमारा रंजन है? वो बूढ़ी महिला बोलती, हाँ वो तुम्हारा ही रंजन है। सीमा काफ़ी व्याकुल हो जाती है। तब तक कई आस पड़ोस की लेडी वहाँ आ जाती है। वो देखती है एक संभ्रांत घर की महिला, एक बहुत ही धनी महिला यहाँ आई है और इस झुग्गी में आकर रो रही है। आखिर माजरा क्या है? जब पूछने पर पता चलता है कि वो जो लड़का बैलून बेचा करता था, गुब्बारे बेचा करता था, कभी पेन बेचा करता था, वो बच्चा कोई और नहीं, इसी अमीर महिला की बेटा है। सीमा दहाड़े मार मार कर रो रही थी। कुछ औरत बोलती, चलो दीदी मैं तुम्हें हॉस्पिटल ले चलती हूँ। और सीमा उन महिला के साथ हॉस्पिटल पहुँच जाती है, जो कि सरकारी हॉस्पिटल था। वहाँ बच्चे को आईसीयू में रखा गया था। वहाँ जाकर सीमा डॉक्टर से मिलती है। अब बच्चे का हाल चाल पूछती है। डॉक्टर बोलते हैं कि अभी कुछ भी नहीं कहा जा सकता जब तक इसे होश नहीं आ जाता। अगर 4-5 घंटे में होश आ जाता है तो बच्चा बच जाएगा, नहीं तो कुछ भी नहीं कर सकते। दोस्तों 4-5 घंटे बड़ा ही बेसब्री से निकलता है। इस बीच संजय का कई बार कॉल आता है, लेकिन सीमा कॉल नहीं उठाती है। दोस्तों ऐसे ही करते करते 4-5 घंटे गुजर जाते हैं। डॉक्टर आते हैं और बोलते हैं बच्चे को होश आ गया है, अब वो खतरे से बाहर हैं, आप लोग चाहें तो उससे मिल सकते हैं। दोस्तों वहाँ पर जो महिला थी एक दूसरे से गले मिलने लगती है, खुशी के आंसू निकलने लगते हैं और जाती है वार्ड में। वहाँ जाते ही वो राजू से लिपट पड़ती है, जो कि उसका रंजन था। राजू उसे देखते ही बोलता है, आंटी आप मुझे देखने के लिए आई हो? सीमा बोलती है कि बेटा मुझे आंटी मत कहा करो, मैं तुम्हारी माँ हूँ, अपनी सगी माँ हूँ। और फूट फूट कर रोने लगती है। डॉक्टर बोलते हैं कि ज़्यादा इनसे बात मत करो, अभी बोलना मना है, ये बहुत ही क्रिटिकल स्थिति में है। सीमा बाहर बैठ जाती है दोस्तों, आंखों में आंसू लिए। अपने पति संजय को फ़ोन करती है कि मैं आज नहीं आ पाऊंगी। संजय पूछता है क्या बात होगी? सीमा बोलती है जिस बच्चे का एक्सीडेंट हो गया था बड़ा ही क्रिटिकल पोजीशन में है, मैं उसकी देखभाल कर रही हूँ। संजय बोलता है यार कमाल की औरत हो तुम, इतना इमोशनल होना दिल्ली में ठीक नहीं है। अगर तुम इतना इमोशनल होगी तो दिल्ली में नहीं रह पाओगी, यहाँ तो रोज़ एक्सीडेंट होते रहते हैं, तुम किस किस का ख्याल रखोगी? और ज़्यादा तुम्हें हमदर्दी है तो उसे 5-10 हज़ार रुपये दे दो और चली आओ। लेकिन सीमा बोलती नहीं, मैं यहीं रहकर इसकी देखभाल करूँगी, और स्विच ऑफ कर देती है अपना। दोस्तों ये राजू रंजन कैसे था, इसका बेटा कैसे था, ये सब जानने के लिए आपको थोड़ा सा रिवर्स में जाना पड़ेगा। दोस्तों बात ये थी कि सीमा मूल रूप से पटना की रहने वाली थी। इसके पिता शिक्षक थे। सीमा को 16 साल की उम्र में यानी कि इंटरमीडिएट में कदम रखते ही किसी लड़के से प्यार हो जाता है। उस लड़के का नाम था राजू। अपने माता पिता का लाख समझाने के बावजूद सीमा उसे शादी कर लेती है, जबकि सीमा की उम्र शादी की नहीं थी। वो राजू के साथ भाग जाती है, मंदिर में शादी कर लेती है। लेकिन दोस्तों जैसे जैसे समय बीतता है सीमा को एहसास हो गया था वो गलत जगह फंस गई थी, क्योंकि राजू बिहार का एक हत्यारा था, एक शूटर था, वो क्रिमिनल किस्म का आदमी था। लेकिन उसे पहले पता नहीं चलता था, बाद में पता चला कि ये क्रिमिनल है, शूटर है। लेकिन अब पछताए होत के जब चिड़िया चुग गई खेत, क्योंकि तब तक सीमा प्रेग्नेंट हो चुकी थी। और 9 महीने बाद सीमा एक बच्चे को जन्म देती है, जिसका नाम रखती है रंजन। दोस्तों रंजन के जन्म के कुछ ही महीनों बाद राजू का एनकाउंटर हो जाता है। सीमा पहले से ही जानती थी कि शूटर का यही अंत होता है। पुलिस वाले उसका एनकाउंटर कर देते हैं, वो मारा जाता है। वो रो धोकर अपना गम को भूल जाती है और अपने बच्चे रंजन का देखरेख करने लगती है, उसको लालन पालन करने लगती है। उसके सास ससुर सीमा का काफ़ी ख्याल रखते थे। दोस्तों ऐसे करके 2 साल बीत चुका था। जैसे ही सीमा के पिता को ये पता चलती है कि राजू मारा गया है, उसके पिता अपनी पत्नी को लेकर सीमा के घर आ जाते हैं। उसके पिता बोलते हैं कि बेटी जो हुआ सो हुआ, अब घर चलो, हम तुम्हारी दूसरी शादी करा देंगे। तुम्हारा फैसला गलत था, इसका विरोध मैंने किया था, लेकिन तुमने हमारी बात नहीं मानी, आज इसका भुगताना तुम्हें ही पड़ रहा है। लेकिन सीमा नहीं मानती है। सीमा बोलती नहीं, मैं अपने बच्चे से दूर नहीं रह सकती। उसके सास ससुर भी समझाते हैं कि बेटा सीमा तुम्हारी उम्र ही क्या है, अभी 19-20 साल ही हो रहा है, तुम्हें अपने माँ बाप की बात माननी चाहिए और दूसरी शादी कर लेनी चाहिए। जिंदगी बहुत लंबी है, एक पहाड़ से जीवन कैसे बिताओगी? काफ़ी समझाने बुझाने के बाद सीमा मान जाती है और बोलती है बच्चे का क्या होगा, बच्चे बिना मेरे कैसे रह पाएगा। उसकी सास बोलती है कि बच्चे को मैं पाल लूँगी, क्योंकि मेरा बेटे का खून है, मेरा राजू का खून है। और ना चाहते हुए भी सीमा उस बच्चे को अपनी सास के पास छोड़कर आ जाती है। अब उसके पिता उसकी शादी की चिंता करने लगते हैं और इधर उधर लड़के देखने लगते हैं। तभी दोस्तों एक लड़का मिलता है जो कि दिल्ली संगम बिहार में नौकरी करता था।
वो भी मूल रूप से बिहार का ही निवासी था। मामला तय हो जाता है और शादी हो जाती है। अब दोस्तों सीमा विदा होकर दिल्ली आ जाती है। सीमा भी पढ़ी लिखी थी, जहाँ राजू काम करता था उसी कंपनी में सीमा को भी जॉब दिला देता है। अब दोनों पति पत्नी खुशी खुशी एक साथ जाया करते थे जॉब पे और एक साथ आया करते थे। इधर दोस्तों जो पुराने वाले थे सीमा के सास ससुर, उसके ससुर डेथ कर जाते हैं। अब सिर्फ बच जाती है उसकी सास और वो बच्चा रंजन। रंजन चूंकि राजू का बेटा था इसलिए उसकी बूढ़ी दादी उसे राजू ही बोला करती थी, क्योंकि उसके अंदर उसे राजू की छवि दिखती थी। अब दोस्तों आए दिन राजू को लेकर घर में विवाद होता था। वो विवाद करते थे कि ये बेटे को कहाँ तुम छोड़ के चली गई है, अनाथालय में डाल दो, इसे हम नहीं पाल सकते। लेकिन बूढ़ी दादी बोलती थी नहीं, जब तक मैं जीवित हूँ इसे पालूंगी। दोस्तों इसी क्रम में लड़के की बुआ जो कि दिल्ली की एक झुग्गी में रहती थी और दूसरे घरों में बर्तन बासन किया करती थी, वो एक दिन अपनी माँ से मिलने आती है और माँ की स्थिति देखकर उसे काफी दुख होता है, क्योंकि आए दिन घर कला का अखाड़ा बना हुआ था। वो अपनी माँ से बोलती, माँ इस बच्चे को मुझे दे दो, मैं इसका लालन पालन कर लूंगी। लेकिन बूढ़ी बोलती है नहीं, इस बच्चे से मेरा दिल लग गया है, जब तक मैं जिंदा हूँ इसे नहीं छोड़ सकती। तो लड़के को वो बुआ बोलती है, ठीक है माँ, तुम भी इस बच्चे के साथ हमारे घर चलो, जैसे मैं रहती हूँ वैसे तुम्हें भी रखूंगी, मैं जो खाऊंगी रूखा सूखा तुम्हें भी खिलाऊंगी। और दोस्तों वो बच्चे की बुआ उस लड़के को, राजू को और अपनी माँ को लेकर दिल्ली आ जाती है। दिल्ली के संगम बिहार के पास एक झुग्गी थी, वो वहीं रहा करती थी, दूसरे घरों में बर्तन बासन किया करती थी। दोस्तों उसके घर में उसके अलावा और कोई नहीं था, उसके पति का देहांत हो चुका था, इसलिए दोनों के आ जाने से उसके घर में रौनक सी आ गई थी। अब उसे ही मन लगने लगा था। दोस्तों इसी क्रम में 5-6 साल बीत जाते हैं। अब वो 8 साल का हो गया था राजू, और बच्चों के साथ खेलने जाता है तो और बच्चों के पास देखता है हमेशा पैसे रहा करते थे। राजू उनसे पूछता है तुम्हारे पास पैसे कहाँ से आते हैं? बच्चे बोलते हैं यहीं बगल में एक लाल बत्ती है, ट्रैफिक सिग्नल है और बहुत सारी गाड़ी रुका करती है, हम लोग उससे पैसे मांगते हैं, वो हमें दे दिया करते हैं। और कुछ ऐसे बच्चे भी थे जो कि वहाँ सामान बेचा करते थे। राजू भी दादी को बोलता है, दादी माँ मैं भी जाऊँगा ट्रैफिक सिग्नल पर पैसे लेने। दादी उसे समझाती है कि बेटा भीख मांगना अच्छी बात नहीं है। राजू बोलता है नहीं दादी माँ, मैं भीख नहीं मांगूंगा, मैं वहाँ गुब्बारे बेचा करूँगा, कुछ खिलौने बेचा करूँगा। और दोस्तों वहाँ से शुरू हो जाती है उसकी कमाई। वो कुछ न कुछ सामान वहाँ बेचा करता था। उसकी बातें इतनी प्यारी होती थी कि लोग उससे सामान ले लिया करते थे। दोस्तों इसी क्रम में सीमा से उसकी मुलाकात हुई थी, और जब दोबारा उसकी मुलाकात हॉस्पिटल में होती दोस्तों, जब वो जान चुकी थी यही हमारा बेटा है, तो काफ़ी गमशुदा हो गई थी और वो अपने घर नहीं जाती है और झुग्गी में ही रह के उसकी देखभाल करने लगती है। दोस्तों जब 2-3 दिन समय बीत जाता है, सीमा संजय के पास नहीं आती है और स्विच ऑफ कर दी थी अपना फ़ोन भी, तब संजय उसी लाल बत्ती पे आता है और कुछ बच्चों से उसका एड्रेस पूछता है। बच्चों को अपनी गाड़ी में बिठाकर झुग्गी पहुंच जाता है। वहाँ देखता है सीमा उस राजू का बहुत ही अच्छे से देखभाल कर रही है। संजय वहाँ पहुँचते ही सीमा को डांटने लगता है कि ये क्या तरीका है, 3 दिन हो गए तुम घर नहीं आई हो। सीमा उसे पूरी हकीकत बता देती है, ये कोई और नहीं, ये मेरा बेटा है, अपना खून है, अपना जिगर का टुकड़ा है। जब पूरी कहानी सुनता संजय वो वापस से बाहर हो जाता है। अब बोलता है तुमने, तुम्हारे पिता ने, तुम्हारी माँ ने हमारे साथ धोखा किया है, हमारे साथ दगा किया है। और दोस्तों गुस्से में पैर पटकता वहाँ से चल देता है, बोलता आज से तुम हमारे लिए मर गई हो, मैं तुम्हारे लिए मर गया हूँ, मुझसे संपर्क नहीं करना। दोस्तों ये सारी बातें सीमा सिर झुकाए चुपचाप सुन रही थी, क्योंकि गलती उसकी ही थी। संजय अपने घर जाता है और घर वाले को सारी बात बताता है और सीमा का फ़ोन नंबर अपने फ़ोन में ब्लॉक कर देता है। उसके घर वाले भी फ़ोन ब्लॉक कर देते हैं। दोस्तों अब सीमा की दिनचर्या चेंज हो गई थी, वो बच्चे की देखभाल करने लगी थी। तभी एक दिन समय निकालकर वो अपने ऑफिस जाती है संगम बिहार, अपने बॉस से मिलती है, उन्हें समझाती है कि सर ऐसी ऐसी बात हमारे साथ हो गई है, उन्हें पूरी कहानी बताती है। बॉस ये सुनकर काफ़ी हैरान हो जाते हैं और उसकी छुट्टी 1 महीने के लिए मंजूर कर देते हैं। वो खुशी खुशी घर आ जाती है और 1 महीने के लिए बच्चे की देखरेख करने लगती है। तभी उनका कंपनी का बॉस संजय को बुलाता है और उनसे पूछता है। संजय पूरी बात बता देता है। बॉस बोलता है ये लड़की बहुत ही अच्छी है, अगर अच्छी नहीं होती तो अपनी सच्चाई, अपनी हकीकत तुम्हें नहीं बताती, इसलिए तुम्हें इसे सच्चाई का सम्मान करते हुए इसे अपना लेना चाहिए। दोस्तों संजय घर आता है और घर आने के बाद अपने माता पिता से बात करता है। सब लोग बोलते हैं हाँ सीमा बहुत अच्छी लड़की है। दोस्तों तीसरे दिन संजय अपने माता पिता को लेकर झुग्गी में पहुंच जाता है। सीमा उन्हें बड़ा ही हैरानी से देख रही थी। उसके माता पिता बोलते हैं कि सीमा अपने घर चलो। सीमा बोलती नहीं, मैं इस बच्चे को छोड़कर नहीं आ सकती। उसके माता पिता बोलते हैं कौन बोल रहा है तुम्हें ये बच्चे को छोड़ने के लिए, ये तुम्हारा खून है तो हमारा भी खून है, मेरा भी पोता है, इस बच्चे को साथ लेकर चलो, और ये बूढ़ी माँ जो कि बच्चे के बिना नहीं रह सकती, इन्हें भी साथ ले लो। दोस्तों ये सुनते ही सीमा फूली नहीं समाती है, लेकिन डर रही थी अपने पति से। वो अपने पति की तरफ आंख उठा के देखती है। उसका पति भी बोलता है कि सीमा मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता, चलो अपना घर संभालो। दोस्तों खुशी खुशी सीमा उस बच्चे को लेती है और अपनी बूढ़ी सास को भी लेती है और गाड़ी में बैठकर वापस आदर्श नगर आ जाती है और खुशी खुशी अपने परिवार में रहने लगती है। दोस्तों क्या कहना चाहते हैं आप इस कहानी पर?
एक छोटा जरूर कमेंट कीजिएगा। दोस्तों ये कहानी सुनाकर मैं किसी का दिल दुखाना नहीं चाहता था। कहानी सुनाने का मकसद मेरा ये है दोस्तों कि ज़िंदगी में ऐसी परिस्थितियाँ बन जाती है जब हमें अपने जिगर टुकड़े को भी छोड़ना पड़ता है या कुछ ऐसा काम कर जाना पड़ता है जो कि समाज के लिए ठीक नहीं है, लेकिन वक्त बदलता है दोस्तों, इसकी भरपाई हो जाती है। माता कुंती ने भी कर्ण का त्याग किया था, लेकिन बाद में उसे पता चला ये मेरा ही बेटा है। दोस्तों ऐसी घटना से इतिहास भरा पड़ा है। दोस्तों आपको कहानी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, एक छोटा सा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों अब वक्त आ गया है उन प्यारे प्यारे दोस्तों को नाम बताने का जो हमें प्यार से कमेंट करते हैं। दोस्तों पहला कमेंट है बिरमा वीरेंद्र का। बिरमा वीरेंद्र लिखते हैं आई सल्यूट इंडियन आर्मी, तो वीरेंद्र साहब आपको भी सल्यूट। दूसरा कमेंट है जयप्रकाश सिंह का, लिखते हैं नमस्कार साहब, वेरी गुड वीडियो। जयप्रकाश साहब आपको दिल से धन्यवाद। तीसरा कमेंट है गोपाल सिंह का, लिखते हैं वेरी नाइस स्टोरी, तो गोपाल सर आपको धन्यवाद। चौथा कमेंट है रमापति शर्मा का, लिखते हैं धन्यवाद सीताराम जय भारत, तो रमापति साहब आपको भी जय भारत सीताराम। और पांचवा कमेंट है सुनील सिंह का, लिखते हैं वेरी गुड वीडियो, सुनील साहब आपको धन्यवाद। दोस्तों फिर मिलते हैं एक शानदार सच्ची कहानी के साथ, तब तक के लिए हमें आगे दीजिए नमस्कार, जय हिंद।